आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी के पन्ने पलटेंगे जिनका सफर मतलब रामेश्वरम के समंदर किनारे से शुरू होकर सीधे रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बिल्कुल। और हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर आज हम सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं गिनेंगे, बल्कि उस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि कि भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति देने वाला एक वैज्ञानिक जनता का राष्ट्रपति आखिर कैसे बन गया। और ये वाकई एक पहेली है ना। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति जो भारत को विनाशकारी मिसाइलें और परमाणु शक्ति देता है, हाँ, वही व्यक्ति जनता का राष्ट्रपति कैसे बन जाता है, जो वीणा बजाता है और युवाओं को शांति के सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है। उनके बचपन के संघर्षों से लेकर उनके वैज्ञानिक करियर की ऊंचाइयों और राष्ट्रपति कार्यकाल की जटिलताओं तक हम हर पहलू को टटोलेंगे। तो शुरुआत उनके शुरुआती दिनों से करते हैं। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके पिता एक नाव के मालिक थे और एक मस्जिद के इमाम भी। हाँ, और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उनकी नाव हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ले जाती थी। बिल्कुल, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ तो उन्हें बचपन में ही घर पे मिल गया था। सही कहा। और ये माहौल उनके पूरे जीवन की नींव बना। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि उनका बचपन आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। उनका परिवार कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि 1914 में पंबन पुल के बनने से उनका नावों का कारोबार लगभग ठप हो गया। अच्छा। डॉक्टर कलाम के जन्म तक परिवार गरीबी से जूझ रहा था। यही वजह थी कि उन्हें छोटी उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने पड़े। सोचिए जरा, स्कूल में उनके ग्रेड्स भी कोई बहुत असाधारण नहीं थे, बस औसत थे। हाँ, लेकिन उनके शिक्षक उन्हें एक बहुत मेहनती और सीखने की जबरदस्त इच्छा रखने वाले छात्र के तौर पर याद करते हैं। कहते हैं कि वो घंटों तक गणित की पढ़ाई में डूबे रहते थे। और वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, एक प्रोजेक्ट में धीमी प्रगति पर डीन ने गुस्से में उनकी स्कॉलरशिप रद्द करने की धमकी दे दी और कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। और डॉक्टर कलाम ने दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। डीन भी हैरान रह गए थे। ये घटना उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती है। लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनका एक सपना टूट गया। अब फाइटर पायलट वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना चाहते थे। क्वालिफायर में वो 9वें स्थान पर रहे और पद सिर्फ 8 थे। सिर्फ एक रैंक से चूक गए। भी ये वो पल होते हैं जो किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं। एक सपना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की हो, वो बस एक कदम दूर रह जाए। बिल्कुल। लेकिन शायद कलाम के लिए ये एक दरवाजा बंद होने जैसा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खुलने जैसा था। आपने सही कहा। वायुसेना का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक पूरा ब्रह्मांड उनके लिए खुल गया। और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, और भारत को भी। बिल्कुल। और यहीं से हम उनके वैज्ञानिक करियर में प्रवेश करते हैं। 1960 में स्नातक होने के बाद वे DRDO यानी भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, हाँ, वहां एक वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उनका काम बहुत छोटा था, एक होवरक्राफ्ट डिजाइन करना, और वो अपने काम से बहुत खुश नहीं थे। असली बदलाव तो तब आया जब वो 1969 में ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चले गए। विक्रम साराभाई के अंदर। हाँ, विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी व्यक्ति के मातहत काम करने लगे, और यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। और उन्होंने इसे निभाया भी। जुलाई 1980 में SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था वाकई। हाँ, और इस सफलता के पीछे 1960s के दशक में नासा के केंद्रों का उनका दौरा भी था, जिससे उन्हें एक कह सकते हैं कि एक वैश्विक दृष्टिकोण मिला। लेकिन अब कहानी एक गुप्त मोड़ लेने वाली थी।
70 और 80 के दशक में भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता था। और यहीं पर वो प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट। बिल्कुल, दो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है जो स्रोतों में मिली। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत गंभीर थीं, लेकिन कैबिनेट ने इसके लिए फंड देने से मना कर दिया। अच्छा। तब उन्होंने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए कैबिनेट की असहमति के बावजूद गुप्त रूप से फंड जारी किया। मतलब ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। हाँ, और डॉक्टर कलाम इस पूरे ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा थे। तो यहीं से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव पड़ी, जिसके तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। और इसी कार्यक्रम ने APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। बिल्कुल। हालांकि हमें ये भी मानना चाहिए कि स्रोत ये भी बताते हैं कि इन परियोजनाओं में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त और पैसा लगा, जो इस तरह के जटिल प्रोग्राम्स में अक्सर होता है। हाँ, होता है। और फिर आता है 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। इस पूरे ऑपरेशन में डॉक्टर कलाम की भूमिका सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थी। नहीं, वो एक संयोजक और एक राजनीतिक सलाहकार की भी थी। सही कहा। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और डॉक्टर कलाम रातों रात देश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक बन गए। लेकिन यहाँ भी एक परत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या? राष्ट्रीय गौरव के इस क्षण के पीछे भी कुछ वैज्ञानिक मतभेद थे। साइट परीक्षण के निदेशक के संथानम ने बाद में दावा किया कि थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं था, वो एक फिजल था। अच्छा। उन्होंने कलाम की रिपोर्ट की आलोचना भी की। हालांकि कलाम और उस समय के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष चिदम्बरम ने इस दावे को हमेशा खारिज किया। तो मतलब अंदर भी बहस चल रही थी। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े वैज्ञानिक मिशनों में भी हमेशा एक राय नहीं होती। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व के विरोधाभास को सबसे साफ दिखाता है। जिस साल भारत परमाणु शक्ति बनता है, उसी साल इसके पीछे का मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमाराम राजू के साथ मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसका विनाश से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उन्होंने मिलकर एक कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट विकसित किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट के नाम से जाना गया। ये तो कमाल की बात है। ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने लाखों गरीब दिल के मरीजों की जान बचाए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, एक ही व्यक्ति एक ही समय में विनाश और जीवन दोनों की टेक्नोलॉजी पर कैसे काम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्रोत इस पर कोई प्रकाश डालते हैं कि मतलब इस बदलाव के पीछे उनकी क्या सोच थी? क्या ये उनके अंदर का कोई द्वंद्व था या वो विज्ञान को सिर्फ एक उपकरण के तौर पर देखते थे? स्रोत सीधे तौर पर उनकी सोच का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन यह उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करता है जहां उच्च तकनीक का इस्तेमाल आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। सही। शायद उनके लिए विज्ञान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था और राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी। बाद में 2012 में इन्हीं दोनों ने मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कलाम राजू टैबलेट भी डिजाइन किया। एक वैज्ञानिक से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर, ये अपने आप में असाधारण है। बिल्कुल। 2002 में जब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया तो उन्हें सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों का समर्थन मिला, जो उस समय की राजनीति में एक बड़ी बात थी। ये उनकी गैर विवादास्पद और सर्वस्वीकार्य छवि को दिखाता है। और वे राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित व्यक्ति थे। और आते ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। इसीलिए तो उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाने लगा। हाँ, वो छात्रों और युवाओं से लगातार मिलते रहते थे। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ औपचारिक नहीं था, उसमें कुछ जटिल क्षण भी आए। उन्होंने खुद माना कि लाभ के पद विधेयक पर हस्ताक्षर करना उनके कार्यकाल का सबसे कठिन निर्णय था। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा था। और दया याचिकाओं का क्या? उस पर उनकी निष्क्रियता के पीछे क्या वजह थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 21 में से 20 दया याचिकाओं पर कोई फैसला न लेना, जिसमें संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी, ये एक बड़ी बात है। क्या ये एक नैतिक दुविधा थी या कोई सोची समझी रणनीति? स्रोत इस पर अलग अलग राय देते हैं। कुछ का मानना है कि डॉक्टर कलाम मृत्युदंड के खिलाफ थे और किसी की जान लेने के फैसले पर नैतिक रूप से असहज महसूस करते थे। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि इन संवेदनशील मामलों पर राजनीतिक विवाद से बचा जा सके। उन्होंने सिर्फ धनंजय चटर्जी की याचिका को खारिज किया था। हाँ, केवल एक। सच जो भी हो,
ये उनके कार्यकाल का एक बहुत ही जटिल अध्याय रहा। और 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने दूसरे कार्यकाल की इच्छा जताई थी, लेकिन एक शर्त पर कि उनकी जीत निश्चित हो। हाँ, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया। ये उनके चरित्र को दिखाता है कि वो पद के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल। और पद छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? वापस अपने पहले प्यार के पास, शिक्षण। हाँ, वो IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद, अन्ना विश्वविद्यालय जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम का एक कार्यक्रम भी शुरू किया, जो पूरी तरह से युवाओं पर केंद्रित था। हाँ बिल्कुल। उनका निजी जीवन तो मतलब सादगी की मिसाल था। वे आजीवन अविवाहित रहे, पक्के शाकाहारी थे और शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। वो वीणा बजाते थे, तमिल में कविताएं लिखते थे। और ये बात जानकर शायद लोगों को हैरानी होगी कि उन्होंने अपने घर पर कभी टेलीविजन नहीं खरीदा। वाकई। हाँ, और जब उनका निधन हुआ तो उनकी संपत्ति के नाम पर क्या मिला? कुछ किताबें, एक वीणा, कुछ जोड़ी कपड़े, एक CD प्लेयर और एक लैपटॉप। बस इतना ही। उन्होंने कोई वसीयत तक नहीं छोड़ी थी। आज के जमाने में सार्वजनिक जीवन में ऐसी ईमानदारी की कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी आध्यात्मिकता भी उतनी ही गहरी थी। वो एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे। नमाज और रमजान के रोजे उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें स्रोतों में वही बचपन का किस्सा फिर से मिलता है कि कैसे उनके पिता, जो एक इमाम थे, पास के हिंदू मंदिर के मुख्य पुजारी और एक चर्च के पादरी के साथ बैठकर चाय पर दीव के मुद्दों पर चर्चा करते थे। यह अंतर्धार्मिक संवाद का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ये बताता है कि उनकी धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना कितनी गहरी और स्वाभाविक थी। वो गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, जो उनका सबसे पसंदीदा काम था। और लेक्चर देते देते ही वो मंच पर गिर पड़े। हाँ, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके एक सहयोगी के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? उनके निधन पर पूरे देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उनके गृहनगर रामेश्वरम में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां 3.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। 3.5 लाख? ये उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत था। बिल्कुल। DRDO ने उनकी याद में एक स्मारक बनाया है जहां उनके काम से जुड़े रॉकेट और मिसाइलों की प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने एक ऐसे व्यक्ति का सफर देखा जो गरीबी से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा, जो फाइटर पायलट बनने में असफल रहा लेकिन देश का मिसाइल मैन बन गया। हाँ, उनका जीवन विज्ञान, आध्यात्मिकता, सादगी और जनसेवा का एक ऐसा संगम था जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों को, खासकर युवाओं को, बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। सही। उनका एक ही लक्ष्य था, छात्रों से मिलना और उनकी कल्पना को प्रज्वलित करना। मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी पर उनका ध्यान ही उनकी सबसे स्थायी विरासत है। यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगे जिस पर हमें सोचना चाहिए। स्रोतों ने भारत की मिसाइल और परमाणु क्षमता को विकसित करने में उनकी भूमिका को विस्तार से बताया है, जो अपार विनाशकारी शक्ति के हथियार हैं। हाँ, जाहिर है। और फिर भी उसी व्यक्ति को जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है, शांति का एक दूत जो वीणा बजाता था और कविता लिखता था। ये विरोधाभास। एक इंसान इन 2 शक्तिशाली और ऊपरी तौर पर बिल्कुल विरोधाभासी विरासतों को अपने अंदर एक साथ कैसे समेटता है? सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद डॉक्टर कलाम को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगा। सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है ये।